Yes, for the students of BA Part First English Literature, paper first, we have gone through the whole syllabus word to word. Now we are to discuss some important questions from examination point of view. Mind it, take it very seriously, listen attentively. If you have any doubt regarding any sentence, any word, any phrase, you may discuss it with me. You may ask. Today we are to discuss the sonnet by William Wordsworth. The word is too much with us. I told you TOO2 is always used in negative sense. And it always used in negative sense. हमेशा नकारात्मक अर्थ में काम में लिया जाता है. आप लिखते हुए चलेंगे, दैट वुड बी फार बेटर. आप वीडियो बेटा आप लोगों को इसीलिए भेजा जा रहा है, आप एक बार, दो बार, 5 बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. द वर्ड इज टू मच विद अस, ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हु इज द वर्शिपर ऑफ नेचर, जो प्रकृति का पुजारी है. कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ. उनकी ये सोनेट है. आप थोड़ा सा लिखेंगे अपने आप और उसको पढ़ेंगे एक बार, 2 बार, 4 बार, तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा. एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है. गौर से सुने. वर्ड्सवर्थ पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, not only expressing a new attitude towards nature, but also it expresses a new faith in man. आदमी के प्रति भी एक नया विश्वास, प्रकृति के प्रति भी एक अलग रवैया इस कविता में प्रदर्शित किया गया है. With the publication of lyrical ballads in 1798, written by William Wordsworth and S.T. Coleridge, the Romantic movement began. William Wordsworth is a मेजर रोमांटिक पोएट. ध्यान में रखो, विलियम वर्ड्सवर्थ है एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोमांटिक कवि हैं. ही इज नोन एज ए पोएट ऑफ नेचर. विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का कवि, प्रकृति के पुजारी के रूप में ही इनको जाना जाता है. यही इनकी पहचान है. His inspirations are closely related to nature and not merely to the books. इनकी जो प्रेरणाएं हैं, आदमी देखिए बेटा प्रेरित कहाँ से होता है, मोटिवेट कहाँ से होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में. तो ये प्रेरित कहाँ से हो रहे हैं? ये प्रेरित हो रहे हैं नेचर से. नेचर की जो पुस्तक है वो इनको ज्यादा प्रेरित करती है. इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ tells us about some qualities like that powerful emotions, deep feelings and sweet music. All these things are present there in nature. Mind. नेचर में भावनाओं को महसूस करना, उसके लिए मनुष्य को एक अलग प्रकार का सेंसिटिव हृदय चाहिए होता है.
जो कि वर्ड्सवर्थ के पास था, और वो दूसरों से भी ऐसी अपेक्षा रखते थे। The word is too much with us is a sonnet of Wordsworth, which was composed in 1806. 1806 में ये रची गई थी। The poem shows the poet's love for nature. बड़ी सिंपल सी बात है, इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति जो लगाव है, जुड़ाव है, वो बड़े ही इफेक्टिव तरीके से प्रदर्शित किया गया है। The poem is the praise of the various elements of nature, like sun, moon, the sea and wind. कविता में प्रकृति के जो विभिन्न आयाम हैं, जिनमें प्रमुख क्या हैं? सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, हवाएं, बहती हुई हवाएं, इन सभी के प्रति कवि का बड़ा ही एक लगाव वाला भाव है। It is poet's thinking that the language of a poem must be simple and easily reachable to general human being. वर्ड्सवर्थ की सोच हमेशा यही रही कि कविता की जो भाषा है वो कॉमन मैन की भाषा ही होनी चाहिए। कविता की जो भाषा है वो कॉमन मैन की भाषा ही होनी चाहिए, और ऐसी हो जो हर आदमी समझ सके। The poem shows poet's deep love for pagan religion. ये कविता वर्ड्सवर्थ का जो पैगन नाम का धर्म है उसके प्रति लगाव भी बताती है। पोएट Wordsworth wrote this poem when he observed the situation of materialism was on a very high. लोगों में जो भौतिकतावाद का भाव था वो बड़ा ही आगे बढ़ा हुआ था। लोग भौतिकतावाद में लिप्त हो रहे थे, तो उसको देखकर वर्ड्सवर्थ ने इस कविता को लिखने का विचार किया। In other words, it is an attack on materialistic aspects of this world. दूसरे शब्दों में इसको इस दुनिया के जो भौतिकतावादी पहलू हैं उनके ऊपर एक अटैक के रूप में भी लिया जा सकता है। और they don't have any love for nature. और ऐसे लोगों का, भौतिकतावादी लोगों का प्रकृति के प्रति कोई भी लगाव देखने को नहीं मिलता है। They devoted their whole power only to earn money throughout their life. ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी एनर्जी और समय है पूरे जीवन पर्यंत धन, हाय पैसा करते हुए व्यतीत करते हैं। They are happy only in materialism and spend their money in meaningless enjoyments. जिनको वो एंजॉयमेंट्स मानते हैं, है नहीं, जो वास्तव में एंजॉयमेंट है नहीं। क्या कहा है? आपको कविता पढ़ाई थी जब मैंने बताया था, getting and spending we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon. ऐसी स्थिति मनुष्यों की हो गई है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना खर्चना, बस यही मनुष्य का जीवन बन के रह गया है। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स,
कि हम प्रकृति की ओर देखते ही नहीं है जो वास्तव में हमारी खुद की है। पोएट शोज हिज अटैचमेंट विथ पैगन रिलीजन। आप लोगों को पढ़ाते समय भी मैंने बताया था, पैगन एक धर्म चलता है जो अपने यहाँ के बिश्नोई संप्रदाय है, बिश्नोई सेक्ट है, उसके पैरेलल है। ये लोग प्रकृति के ही उपासक होते हैं। इन दैट रीजन पोएट वुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि उनका मंतव्य है, जो उनके जीवन की इच्छा है, जीवन की आकांक्षा है कि मैं पैगन बनूंगा तो प्रकृति के दृश्यों का आनंद लूंगा, प्रकृति की गोद में खेलूंगा। It is only his love for nature that he wants to leave the Christianity and accept the paganism. So, according to the poet, nature is the best thing in the world. देखो, कोई भी अपना जो जन्मजात धर्म है वो बिना किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कारण के नहीं छोड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपना जन्मजात जो फादर से मिला हुआ नाम है, धर्म है, उसको अत्यंत महत्वपूर्ण कारण न हो तो नहीं छोड़ता। अब इनका जुड़ाव किससे है? प्रकृति से। इसलिए ये क्रिश्चियनिटी से फेडअप हो गए हैं। क्रिश्चियनिटी में जो भौतिकतावाद की अति इन्होंने देखी, भौतिकतावाद का अतिरेक देखा, लोगों को देखा क्या कि बस कमाना खर्चना, लोग बड़े ही पशु तुल्य जीवन को जी रहे थे। उनके जीवन में स्पिरिचुअलिज्म का अंकुर नहीं फूटा, जो हमेशा भौतिकतावाद में ही उलझे रहे। In the starting of the poem, poet feels so much embarrassed that people lose their love and faith towards nature. कवि है वो कविता के शुरू में बड़ा ही एक परेशान सा नजर आता है, एम्बेस्ड, कि लोगों का प्रकृति के प्रति जो जुड़ाव है वो लगभग कम हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्ति की ओर है, नेचर की ओर देखते ही नहीं है। All the time money and power they spend to collect. And they consider that their life is only to collect more and more money. The purpose of their life is to earn more and more money and package. And in that process they forget that life has some other purpose as well. जीवन के और भी बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। जीवन का सिर्फ कमाना और खर्च करना ही उद्देश्य नहीं है। जीवन के और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनको वर्ड्सवर्थ हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। Their heart has become very hard and barren. They don't have any emotions even for their relations. हृदय है वो पाषाण हो गए हैं, भावना शून्य हो गए हैं, अपने लिए और अपनों के लिए कोई भाव उनमें नहीं है, सहृदयता नहीं है, आत्मीयता नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ये वर्ड्सवर्थ का ऑब्जर्वेशन उस समय था। आप लोगों को मैंने एग्जाम के एंगल से कविता को पढ़ाते समय भी बताया था कि आपको ये स्टेंजा कोट करना है, कौन सा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग से लेके सॉर्डिड बून तक। याद होगा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डिड बून। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, याद करके, ध्यान रखना।
एक बार, दो बार, 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, आराम से याद हो जाता है। The poet tells us about the various aspects of beauty in nature, like moon, sea, sky, wind, earth, flowers, so many things. कितनी सारी चीजें हैं जो प्रकृति की हैं और अत्यंत सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता का कोई अंत ही नहीं है। वो अपने को कवि महोदय बता रहे हैं। We become so money lover that the charming scene of sea at the time of midnight cannot attract us. बड़ा ही दुखद है, पर ये वास्तविकता है कि आदमी धन के प्रति इतना अधिक आकर्षित हो गया है, डूब गया है धन के लालच में, कि जो समुद्र का अत्यंत सुंदर दृश्य है रात्रि के समय मून जब होता है, तो वो भी आदमी को मूव नहीं करता, हृदय में भाव नहीं जगते। क्यों? कि हृदय तो सारा धन के लिए लगा दिया कि हाय पैसा सारे दिन और इवन रात 24 घंटे पैसा ही चाहिए। तो फिर प्रकृति की जो सुंदरता है वो मनुष्य नहीं देख पाता है। The moonlight is meaningless for us. Our heart is not melted by the sweet blowing of wind. कि हमारा हृदय है वो जब मधुर हवाएं, मधुर पवन बहती है तो उससे प्रभावित नहीं होता है, बैरन हो गया है। जो चंद्रमा की मधुर रोशनी होती है वो हमारे लिए लगभग मीनिंगलेस। उस समय का बता रहे ध्यान का, आज भी आप देखेंगे तो आपको मैंने पूछा होगा, अभी वापस पूछता हूं, आपको खुले आकाश के नीचे रात्रि के समय 15 मिनट बिताए हुए कितने महीने हो गए? गंभीरता से सोचना, विचारना कि हम कभी खुले आकाश के नीचे 15 मिनट चांद तारों के साथ बिताते हैं क्या? फिर वो सीरियल कौन देखेगा? हमने खुद ने अपने आप को कमरों में कंक्रीट का जंगल जिसको बोलते हैं उसमें कैद कर लिया है, दूसरे ने नहीं, खुद नहीं। यानी हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाते तो हमारा जो व्यवहार है वो रूखा हो गया है, क्योंकि जैसी संगत रहेगी वैसा असर तो आएगा। जब अलमारी, पंखे, फ्रिज इनकी सोबत में रहेंगे तो भावनाएं कहां से आएगी? सभी Poet is very sad to see the condition of people at his time. अपने समय के लोगों की परिस्थितियों को देखकर कवि है वो वास्तव में बड़े दुखी होते हैं कि ये क्या, क्योंकि किसी के अंदर भाव है ही नहीं। जो भाव नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। He feels so bad that he wants to join pagan religion. इतना बुरा महसूस करता है कि मैं अपना ये धर्म ही क्या है धर्म, जब किसी में भाव ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति न सही तो प्रकृति के प्रति तो हो कम से कम, वो ही नहीं है तो वो सोचता है क्रिश्चियनिटी छोड़कर पैगन बन जाऊं। पीपल ऑफ पैगन आर वेरी मच लवर ऑफ नेचर। कवि क्या कहते हैं? आई वुड बी डिलाइटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन पैगन। ही विल लिसन द म्यूजिक राइजिंग फ्रॉम सी। अलग अलग जो देवता समुद्र के आकर मेरे को संगीत सुनाएंगे तो उसमें मेरे को बड़ा भारी आनंद आएगा।
और मैं उस आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं। और वो अनुभूति कब होगी? जब मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर पैगन रिलीजन है वो एक्सेप्ट कर लूंगा। The sonnet is written in a very simple manner and shows the simplicity of Wordsworth's mind as well. बड़े साधारण तरीके से साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई है और ये कवि के मनुष्य होने और उनके साधारण चीजों के प्रति लगाव को प्रदर्शित करती है। और ध्यान में रखना, सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट। Simplicity is the most difficult art. The sonnet is written in Miltonic pattern. Here, one octave, that is 8 lines, and then a sestet, that is 6 lines. This sonnet shows the relationship of man with nature. Almost every word is full of sentiments and emotions. The poem shows the personality of Wordsworth as a lover of nature, and his quality as a spiritually rich person as well. His quality as a spiritually rich person as well. We can see the great thoughts of this poet in this sonnet. इसमें बड़े बड़े जो विचार हैं कवि के वो हम देख सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूसिव नोट में क्या कह सकते हैं? That this poem is setting an example before other poets who wants to attempt poetry related with nature. Or Wordsworth has set an example before others how to write nature poetry. दूसरे और आने वाले कवियों के समक्ष वर्ड्सवर्थ ने एक मिसाल पेश की है कि प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं कैसे लिखी जाती है। And it also has a message for all human race that we must have some attachment with nature. We must have some attachment with nature. हमारा प्रकृति के प्रति लगाव होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा एक हार्मनी होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, प्रकृति के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए। प्रकृति का जो इम्पैक्ट है वो हमारे व्यक्तित्व पर हमेशा आता है, इसलिए उस इम्पैक्ट को हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए, उस इम्पैक्ट को स्वीकारना चाहिए। प्रकृति के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप स्थापित करके चलना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दिस इज द मैसेज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दैट ऑल ह्यूमन मस्ट हैव ए हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचर। कि हम सभी मनुष्यों की प्रकृति के साथ एक बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण तारतम्यतापूर्ण संबंध होना चाहिए, अन्यथा आप लोगों को पता है कि प्रकृति का विद प्रकोप भी आता है। इसलिए हमें प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण स्वयं के लिए करना चाहिए। प्रकृति और मनुष्य दे आर complementary to each other. Man and nature are complementary to each other. They are not contradictory. They are complementary. Therefore, we must try our best to improve the nature around us. हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है उसको हमें इम्प्रूव करने का
सर्वोत्तम प्रयास अपनी तरफ से करना चाहिए। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।